गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसएमएस विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम स्टडी कर रहे थे जैव, जिसमें हमने जो एंजाइम था, एंजाइम की स्ट्रक्चर हमने पढ़ ली थी। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है एंजाइम की क्रियाविधि। क्या है एंजाइम की क्रियाविधि, कि जो एंजाइम है वो किस प्रकार क्रिया करता है। ठीक है, तो जो एंजाइम है उसकी जो क्रियाविधि है वो क्रियाधार की प्रकृति पर निर्भर करती है। क्या करेगी? क्रियाधार की प्रकृति, की जो क्रियाधार है किस टाइप का है। ठीक है, तो एंजाइम की जो क्रियाविधि है वो एंजाइम क्रिया उससे जुड़ने वाले क्रियाधार की प्रकृति पर निर्भर करती है। कैसे? कौन कौन जुड़ेगा? जो एंजाइम है, एंजाइम और क्रियाधार, एंजाइम और क्रियाधार, ये एंजाइम और क्रियाधार परस्पर एक दूसरे से जुड़ते हैं और ये दोनों मिलकर एक अस्थायी यौगिक, कैसा? अस्थायी यौगिक बनाएंगे जिसका नाम है एंजाइम क्रियाधार। भाई कौन कौन जुड़ा? एंजाइम जुड़ा और क्रियाधार जुड़ा, तो ये बनाएंगे एंजाइम क्रियाधार संकुल। ठीक है, कौन कौन जुड़ा दोबारा देख लीजिए। एंजाइम जुड़ा, क्रियाधार को बोलते हैं सबस्ट्रेट, और क्या बना? ESC, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ESC एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम क्रियाधार संकुल बनता है कब? जब कोई क्रियाधार एंजाइम से आकर जुड़ता है तो दोनों परस्पर मिलकर क्या बनाते हैं? एक अस्थायी यौगिक बनाते हैं। कैसा यौगिक है ये? अस्थायी यौगिक है, और उस यौगिक को कहते हैं एंजाइम क्रियाधार संकुल। कुछ समय पश्चात ये संकुल क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, टूट जाएगा, और टूटने पे क्या बनाएगा? प्रोडक्ट, उत्पाद बनाएगा। तो उत्पाद तो क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, और जो एंजाइम है वो अलग हो जाता है। ये क्या बताया हमने कि जो एंजाइम की क्रियाविधि है वो क्रियाधार की प्रकृति पर निर्भर करती है। ये क्रियाधार एंजाइम से जुड़ता है तो बनाता है एक अस्थायी यौगिक जिसे कहते हैं एंजाइम क्रियाधार संकुल, यानी कि ESC एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। यह कॉम्प्लेक्स कैसा है? अस्थायी है। कुछ समय पश्चात ये कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा, टूट जाएगा तो एंजाइम अलग हो जाएगा और क्रियाधार अलग हो जाएगा, वो सॉरी उत्पाद अलग हो जाएगा। ठीक है, ये मेन चीज है। अब इसमें एक चीज और है कि जो एंजाइम है जिससे कौन आके जुड़ रहा है? क्रियाधार आके जुड़ रहा है। एंजाइम पे कौन जुड़ रहा है? क्रियाधार आके जुड़ रहा है। तो इस एंजाइम की सतह पर कुछ विशेष स्थान पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? एंजाइम की सतह पर कुछ विशिष्ट स्थल। एंजाइम की सतह पर क्या पाए गए? कुछ विशिष्ट स्थल पाए जाते हैं। इन विशिष्ट स्थल को ही क्या कहा जाता है? सक्रिय स्थल कहा जाता है। ठीक है, ये सक्रिय स्थल है, अर्थात क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। क्लियर? किसकी सतह पर पाए गए? एंजाइम सतह पर कुछ विशेष प्रकार के स्थान पाए जाते हैं जिन्हें एक्टिव साइट कहा जाता है। ये जो एक्टिव साइट है यहीं पर आकर कौन जुड़ता है? क्रियाधार। क्रियाधार यहीं आके जुड़ेगा। तो जो एक्टिव साइट है ये कभी भी दृढ़ नहीं होते हैं बल्कि लचीले होते हैं। जब भी कोई क्रियाधार इन पर आकर जुड़ेगा तो ये अपनी स्थिति में क्या कर लेंगे? परिवर्तन कर लेंगे और आसानी से दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये है अपना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और बाद में टूट जाएगा जिससे उत्पाद अलग हो जाएगा और एंजाइम अलग हो जाएगा। ठीक है,
अब बात कर रहे थे कि जो एंजाइम है इसकी क्रियाविधि को समझने के लिए दो सिद्धांत दिए गए, अलग अलग वैज्ञानिकों को दो सिद्धांत दिए। एक है ताला चाबी सिद्धांत, कौन सा है? ताला चाबी सिद्धांत, लॉक एंड की थ्योरी। कौन सा है? ताला चाबी सिद्धांत, लॉक एंड की थ्योरी किसने दिया? एमिल फिशर ने। कौन से वैज्ञानिक ने दिया? एमिल फिशर ने। इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये। तो पहला सिद्धांत है ताला चाबी सिद्धांत, जिसे लॉक एंड की थ्योरी भी कहा जाता है। यह सिद्धांत दिया एमिल फिशर ने। ये क्या कहता है कि अपन अपने घरों में अपने सबने ताला और चाबी जरूर देखा है, तो हम जानते हैं कि विशेष प्रकार के ताले को खोलने के लिए एक विशेष प्रकार की चाबी की आवश्यकता होती है। ठीक है भाई, एक ताले को खोलने के लिए एक विशेष प्रकार की चाबी की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार एक विशेष प्रकार का जो क्रियाधार है वो एक विशिष्ट एंजाइम के साथ ही क्रिया करता है। भाई जुड़ता कौन है? अभी जो हमने बनाया था, जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें कौन जुड़ता है? एक तो एंजाइम जुड़ता है और एक क्रियाधार जुड़ता है। एक एंजाइम है और एक, जैसे मैं कहूं कि ये एंजाइम है और ये क्रियाधार है, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं ना आपको। तो ये जो क्रियाधार है इससे आगे जुड़ेगा, तो ऐसे नहीं है कि भाई कहीं भी आगे जुड़ गया, ये एक विशेष स्थान पर जाके जुड़ेगा जहां पर क्या पाए जाएंगे? एक्टिव साइट्स, सक्रिय स्थल पाए जाएंगे, वहीं जाकर जुड़ेगा। उसके अलावा ये नहीं जुड़ सकता है। ठीक वैसे ही जैसे कि एक ताले को खोलने के लिए एक विशेष प्रकार की चाबी की आवश्यकता होती है। जो अपने घर में लॉक होता है वो अन्य चाबियों से नहीं खुलेगा, उसके लिए पर्टिकुलर एक ही चाबी होगी, और वो चाबी नहीं मिलती है तो हमको वो ताला तोड़ना पड़ता है। तो जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए विशेष प्रकार की चाबी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार एक विशेष प्रकार का क्रियाधार एक विशेष एंजाइम से ही जुड़ता है। और वो कहां जुड़ेगा? अभी बताया था, वो क्रियाधार एंजाइम के ऊपर पाए जाने वाले सक्रिय स्थलों से जाके जुड़ेगा। क्लियर? देखते हैं कैसे कि भाई जैसे अपन ये मानते हैं ये क्या है अपने पास? ये एंजाइम है। ये एंजाइम, ठीक। अब इसमें ध्यान दो, इस एंजाइम में ये खांचे हैं, ये दोनों गड्ढे हैं और ये उभार हैं। तो इसमें यही तो चीज फिट होगी जिसमें यहां तो उभार आएगा और यहां गड्ढे आएंगे। वही ताला चाबी, जैसे मैंने कहा कि भाई जो कोई चाबी है, ये कोई चाबी है, ठीक है। अब ये चाबी कहां फिट होगी? तो जो ताला होगा उसमें ये संरचना होगी, ध्यान देना। इसमें जो उभार है वो उसमें गर्त होंगे और जो उसमें गर्त होंगे वहां वो उभार होंगे। ये रहा, इसमें गड्ढा है तो इसमें उभार है, इसमें उभार है तो इसमें गड्ढा होगा, तभी तो फिट होगा। तो जिस प्रकार एक ताले खोलने के लिए विशेष प्रकार की चाबी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से इस एंजाइम से अब कौन सा कॉम्प्लेक्स जुड़ेगा? तो ये तो क्या है? एंजाइम।
ये क्या है, क्रियाधार। ठीक है, अब देखो इसमें गड्ढे हैं, इसमें उभार है, इसमें उभार है, इसमें गड्ढा है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ेंगे, ये वाला और ये वाला, यानी एंजाइम और जो सबस्ट्रेट है ये आपस में जुड़ जाएंगे। और अब कौन सी रचना बनेगी, ध्यान दो, अब बनेगा ये बन गया ESC। देखो ये एंजाइम है, ये क्रियाधार है, ये दोनों आपस में जुड़ गए और क्या बन गया, ये बन गया दोनों का कॉम्प्लेक्स। तो इसके सांचों में तो ये फिट हो गया और इसके सांचों में ये फिट हो गया। ठीक है, जहां उभार थे 1 2 3 4 ये उभार है, 1 2 3 ये गर्द है, तो 1 2 3 ये फिट हो गया। तो जो इसके उभार होंगे वो इसमें गड्ढे होंगे, इसमें जो उभार होंगे वो इसके गड्ढों में फिट हो जाएंगे, यानी एक ताला चाबी के सिद्धांत पे ये काम करता है। लास्ट बार देख लीजिए, जिस प्रकार किसी विशेष ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से एक विशेष क्रियाधार एक विशेष एंजाइम से ही क्रिया करता है। ये दोनों परस्पर जुड़कर ESC एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या बनाएंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और ये कॉम्प्लेक्स बाद में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। टूट जाएगा तो क्या होगा, एक उत्पाद अलग हो जाएगा और एंजाइम अलग हो जाएगा। ठीक है, यहां जो एंजाइम है, एंजाइम वो तो ताले की तरह व्यवहार करता है, एंजाइम तो ताले की तरह, और जो क्रियाधार है वो चाबी की तरह व्यवहार करता है। तो अतः इसे लॉक एंड की थ्योरी यानी ताला चाबी सिद्धांत कहा जाता है। और ताला चाबी सिद्धांत किसने दिया, ताला चाबी सिद्धांत दिया था एमिल फिशर ने। ओके, आगे चलते हैं। अगला जो सिद्धांत था वो दिया था प्रेरक आसंजन सिद्धांत। कौन सा था, प्रेरक या प्रेरित बोलते थे, प्रेरक आसंजन सिद्धांत ये दिया था कोशलैंड ने। किसने दिया, कोशलैंड। ये किसने दिया, एमिल फिशर ने। ये किसने दिया, कोशलैंड ने। ये क्या कहता है, सेम वही है। कौन कौन जुड़ रहा है, एंजाइम है, एंजाइम से कौन जुड़ रहा है, क्रियाधार जुड़ रहा है। एंजाइम से कौन जुड़ रहा है, क्रियाधार जुड़ रहा है। और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एंजाइम क्रियाधार संतुलन बना रहे हैं। चीज वही है, क्या बना रहे हैं, एंजाइम क्रियाधार संकुल बना रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, वही संकुल बन रहा है, चीज वही है। अब ये क्या कहता है, इनका मानना ये था कि जो क्रियाधार किससे जुड़ रहा है, एंजाइम से जुड़ रहा है। कहां जुड़ेगा, एंजाइम पर पाए जाने वाले सक्रिय स्थलों से जुड़ेगा। बताती मैंने पहले कि क्रियाधार कहां जुड़ेगा, एंजाइम पे पाए जाने वाले सक्रिय स्थलों से जाके जुड़ेगा। सक्रिय स्थल वही, जैसे ये कोई एंजाइम है, ये एंजाइम है और इससे आके ये क्रियाधार है। ये तो क्या है, एंजाइम, और ये क्या है, क्रियाधार। तो ये क्रियाधार यहां जुड़ेगा कुछ समय पश्चात। अब देखो इसमें ये वाली डिजाइन नहीं है, इसमें ये वाली डिजाइन नहीं है, तो जो क्रियाधार है ये है एक्टिव साइट। तो जब क्रियाधार या एक्टिव साइट पे यहां पे जुड़ेगा तो ये इसमें ये डिजाइन नहीं है, लेकिन ये जो संरचना है ये दृढ़ नहीं है, कठोर नहीं है, बल्कि ये क्रियाधार की आकृति के अनुसार अपने आप में परिवर्तन कर लेगा। यानी कैसा होता है, लचीला होता है। ये जो है एंजाइम पर पाया जाने वाला जो सक्रिय स्थल होता है वो क्रियाधार की प्रकृति के अनुसार स्वयं में क्या कर लेगा, परिवर्तन कर लेगा। परिवर्तित क्यों, क्योंकि ये दृढ़
लचीले नहीं होते हैं, दृढ़ यानी कठोर नहीं होते, बल्कि कैसे होते हैं ये लचीले होते हैं। क्लियर है? तो प्रेरक आसंजन सिद्धांत में रीड करना आपको यहाँ लिखा हुआ है कि हम जानते हैं क्रियाधार एंजाइम से आके जुड़ता है, वह एंजाइम के सक्रिय स्थल पे जाके कनेक्ट होगा, जुड़ेगा। तो सक्रिय स्थल कभी भी दृढ़ या कठोर नहीं होते, यही बताना है कि एंजाइम पर पाए जाने वाले सक्रिय स्थल कभी भी दृढ़ या कठोर नहीं होते हैं, बल्कि वे लचीले होते हैं। वे क्रियाधार की प्रकृति के आधार पर स्वयं में क्या कर लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं। क्रियाधार की प्रकृति के अनुसार स्वयं में परिवर्तन कर लेते हैं ताकि क्रियाधार आकर वहां पर जुड़ जाए। तो इस वजह से इसको प्रेरक आसंजन सिद्धांत कहा जाता है। आसंजन का मतलब होता है बॉन्ड बनाना, जुड़ना, और प्रेरक का मतलब क्रियाधार की प्रकृति के आधार पर वो स्वयं को प्रेरित कर लेते हैं और वैसे ही डिजाइन बना लेते हैं। क्लियर है? तो आज दोबारा देख लीजिए, मैं फटाफट रीडिंग कर लेता हूँ। एंजाइम की जो क्रियाविधि है वो क्रियाधार की प्रकृति पर डिपेंड करती है। एंजाइम और क्रियाधार परस्पर एक दूसरे से जुड़ते हैं और एंजाइम क्रियाधार संकुल बनाएंगे। यह संकुल अस्थायी होता है, कुछ समय पश्चात यह संकुल टूट जाता है, जिससे उत्पाद अलग हो जाएगा और क्रियाधार अलग हो जाएगा। सॉरी, एंजाइम अलग हो जाएगा और उत्पाद अलग हो जाएगा। इसी क्रियाविधि को समझने के लिए दो सिद्धांत दिए गए, एक तो है तालाचापी सिद्धांत, एक है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। तालाचापी सिद्धांत किसने दिया? एमिल फिशर नामक वैज्ञानिक ने दिया। इन्होंने बताया जिस प्रकार किसी ताले को खोलने के लिए विशेष प्रकार की चाबी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार एक विशेष प्रकार का क्रियाधार एक विशेष एंजाइम से ही जाकर जुड़ेगा। यह क्रियाधार उस एंजाइम पर पाए जाने वाले सक्रिय स्थलों से जाकर जुड़ता है और ये दोनों आपस में जुड़ते हैं और एंजाइम क्रियाधार संकुल बनाते हैं। यह संकुल टूट जाएगा तो उत्पाद अलग हो जाएगा और एंजाइम अलग हो जाएगा। यहाँ एंजाइम तो ताले की तरह और क्रियाधार चाबी की तरह व्यवहार करता है। अगला है प्रेरित आसंजन सिद्धांत, ये दिया कोशलैंड ने। इन्होंने ये बताया कि जब भी कोई क्रियाधार एंजाइम पे आके जुड़ता है, कोई क्रियाधार एंजाइम पे आके जुड़ेगा तो कहाँ जुड़ेगा? एंजाइम पर पाए जाने वाले सक्रिय स्थलों से जाकर जुड़ेगा। तो ये सक्रिय स्थल ये दोनों जुड़ते हैं आपस में। ये सक्रिय स्थल कभी भी दृढ़ या कठोर नहीं होते हैं, बल्कि कैसे होते हैं? लचीले होते हैं और ये उस क्रियाधार की प्रकृति के आधार पर क्या कर लेते हैं? स्वयं में परिवर्तन कर लेते हैं। यही घटना क्या कहलाती है कि भाई ये लचीले होते हैं। यही जो सिद्धांत है क्या कहलाएगा? प्रेरित आसंजन सिद्धांत कहलाएगा। ठीक है? अगला जो टॉपिक है आपके रजिस्टर के अनुसार वो है सक्रिय ऊर्जा। क्या है? सक्रिय ऊर्जा। एक्टिवेशन एनर्जी। सक्रिय ऊर्जा ये क्या कहता है? 10th पास करके आए आप, 10th में पाठ होता था रासायनिक अभिक्रियाएं। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है वो अपने आप प्रारंभ नहीं होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं कभी भी अपने आप प्रारंभ नहीं होती हैं। उन अभिक्रियाओं को प्रारंभ करने के लिए कुछ ना कुछ क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। रासायनिक अभिक्रियाएं स्वयं प्रारंभ नहीं होती हैं, उन अभिक्रियाओं को प्रारंभ करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो वह ऊर्जा जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होती है, वह ऊर्जा जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होती है, वो क्या कहलाती है? सक्रिय ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। एक बात, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि दो क्रियाकारक हैं, वो आपस में क्रिया कर रहे हैं और क्या बनाएंगे? उत्पाद बनाएंगे 10th के अकॉर्डिंग। भाई दो क्रियाकारक हैं, ये दो क्रियाकारक है अपने पास, ये दो क्रियाकारक हैं, ये दो क्रिया, एक ये है ए और ये है बी। ये दोनों आपस में क्या करेंगे? क्रिया करेंगे और एक उत्पाद बनाएंगे, ए बी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ए बी। ठीक है। अब क्या है कि इनको प्रारंभ करने के लिए कुछ ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा चाहिए, ठीक है ना। वो ऊर्जा हमने दे दी और ये क्रिया संपन्न भी हो गई। लेकिन
अब मान लीजिए इस अभिक्रिया में हमने ये क्या शामिल कर दिया, एंजाइम शामिल कर दिया। ये ए है, ये बी है, इसमें हमने क्या शामिल कर दिया, कोई एंजाइम और शामिल कर दिया। क्या कर दिया, एंजाइम, ए बी और ये एंजाइम शामिल कर दिया। तो यह अभिक्रिया तीव्र गति से संपन्न होगी, जितना समय इसमें लगता था उससे पहले ही संपन्न हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या कर दिया, इस एंजाइम ने इस अभिक्रिया में शामिल होकर इसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा थी उसके मान को कम कर दिया। जो इसके लिए आवश्यक थी उसके मान को क्या कर दिया, कम कर दिया। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि एंजाइम अगर किसी अभिक्रिया में शामिल हो जाता है तो वो सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देगा। ठीक है, देखते हैं। यह है क्रियाधार की दर, यह है विभव ऊर्जा, यह है क्रियाधार, ये क्रियाधार है। अब ये क्या बना, उत्पाद बना, ये बन गया उत्पाद। ठीक है, और ये जो है ये उसमें लगने वाला समय, ये क्या है उसमें ये ऊर्जा है, एक तरीके लो ऊर्जा है, कितनी ऊर्जा चाहिए उस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए, यहां से यहां तक क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो ये क्या हुआ, एंजाइम विहीन सक्रियण ऊर्जा, एंजाइम विहीन यानी इतनी सक्रियण ऊर्जा चाहिए कब, जब उसमें एंजाइम नहीं है। ध्यान देना ना, जिक्र है। ये क्रियाधार की तरह है, क्रियाधार का मतलब क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। ये उत्पाद बन गया, ये ऊर्जा है कि इतनी ऊर्जा चाहिए इसको, इतनी ऊर्जा चाहिए कब, जब इसमें एंजाइम शामिल ना हो। अगर मैं इस अभिक्रिया में कोई ऊर्जा शामिल कर दूं, एंजाइम शामिल कर दूं, उत्पाद बन गया। तो देखिए ऊर्जा केवल इतनी ही चाहिए। अगर एंजाइम नहीं था तो इतनी ऊर्जा में काम चल रहा था, इतनी ऊर्जा होगी तभी अभिक्रिया संपन्न होगी, शुरू होगी। और यहाँ इतनी सी ऊर्जा में एंजाइम शामिल करने पर यह अभिक्रिया तुरंत संपन्न हो गई। तो ये क्या हुआ, एंजाइम युक्त सक्रियण ऊर्जा, अभी भी सक्रियण ऊर्जा है। ये भी यानी ऊर्जा तो चाहिए ही चाहिए। मैंने ये बताया था कोई भी अभिक्रिया स्वयं प्रारंभ नहीं होती है, उसे प्रारंभ करने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो ये सक्रियण ऊर्जा है कब, जब हमने एंजाइम का इस्तेमाल नहीं किया तो इतनी ऊर्जा चाहिए, तब अभिक्रिया संपन्न होगी और उत्पाद बनेगा। क्लियर है? शब्दों पे ध्यान देना कि ये अभिक्रिया है और ये ऊर्जा है जो इसको अभिक्रिया को शुरू करने के लिए चाहिए, जब उसमें एंजाइम नहीं है। इतनी ऊर्जा चाहिए यहां से लेकर यहां तक। और जैसे ही मैंने अभिक्रिया में क्या शामिल कर दिया, कोई एंजाइम शामिल कर दिया, एंजाइम शामिल होते ही ऊर्जा के मान में क्या नहीं, कमी, उत्पाद भी बन रहा है, जल्दी बनेगा, तेजी से बनेगा और ऊर्जा के मान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो ये चीज दर्शा रही है कि जैसे किसी अभिक्रिया में एंजाइम का उपयोग कर लिया जाता है तो उसकी सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाएगा और अभिक्रिया तुरंत संपन्न होगी, यानी कि तेजी से संपन्न होने लगेगी, अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी, उत्पाद जल्दी बनेंगे। तो आपके जो नोट्स दिए गए थे वहां एक जगह छोड़ रखी, वहां ये सक्रियण ऊर्जा के बाद आरेख बनाना है। और अभी जो सन 2020 गया है 12वीं बोर्ड का, वहां ये क्वेश्चन आया था बोर्ड में कि एंजाइम के आधार पर सक्रियण ऊर्जा के टॉपिक को समझाइए। तो ये अपनी भी है
ठीक है, ये चित्र वहां बना। तो ये हुआ सक्रियण ऊर्जा का। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा एंजाइम की क्रियाविधि के सिद्धांत पढ़े, 2 सिद्धांत पढ़े, लॉक एंड की थ्योरी पढ़ा, प्रेरक आसंजन सिद्धांत पढ़ा और ये रही सक्रियण ऊर्जा। अब बात आता है कि एंजाइम की क्रियाविधि को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। एंजाइम की जो क्रियाविधि है, जो अभी अपन ने पढ़ा था कि भाई एंजाइम और क्रियाधार परस्पर संकुल बनाते हैं, तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं, फैक्टर्स हैं जो इस क्रियाविधि को प्रभावित करते हैं। तो पहला है तापमान, पढ़े हुए हैं हमने ये तापमान, बिल्कुल तापमान एंजाइम की क्रियाविधि को प्रभावित करता है। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखे हैं कि भाई जो एंजाइम है उसके लिए 25 डिग्री से 35 डिग्री तक सेंटीग्रेड ताप अनुकूल होता है। कितना ताप अनुकूल होता है? 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप अनुकूल होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 35 डिग्री से क्या हुआ, अधिक हो जाएगा, तो एंजाइम क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। क्लियर है? तो पहला क्या था, तापमान। बिल्कुल, तापमान जो है वो एंजाइम क्रियाशीलता को प्रभावित करता है। जो एंजाइम है वो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अधिक क्रियाशील होते हैं, लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ाया जाएगा, अगर टेम्परेचर 35 डिग्री से अधिक हो जाएगा तो एंजाइम क्या हो जाएंगे, अनएक्टिव हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। ठीक है, ये तापमान की बात है। दूसरी क्रियाधारों की सांद्रता। क्रियाधारों की सांद्रता, बिल्कुल ठीक, जितनी क्रियाधारों की सांद्रता अधिक होगी अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। भाई क्यों? क्रियाधार की संख्या अधिक है तो एंजाइम को ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनेंगे, संकुल बनेंगे, जितने ज्यादा संकुल बनेंगे उतना ही ज्यादा उत्पाद बनेगा। तो क्रियाधार की सांद्रता हम ये कह सकते हैं समानुपाती होती है। क्रियाधार की सांद्रता अभिक्रिया के समानुपाती होगी। क्यों? अगर क्रियाधार की सांद्रता कम होगी, क्रियाधार की सांद्रता कम होगी तो अभिक्रिया का वेग भी कम होगा, और अगर क्रियाधार की सांद्रता अधिक होगी तो अभिक्रिया का वेग भी अधिक होगा। लेकिन एक निश्चित मात्रा पे जाने के पश्चात, ठीक है, एक निश्चित मात्रा पे जाने के पश्चात वो जो दर है वो क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, स्थायी हो जाएगी। ठीक है, ये रीडिंग के हैं, आप पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट जैसे पीएच वॉल्यूम है अपना, पीएच में हमने बता रखा है कि भाई अलग अलग जो एंजाइम होता है, जैसे वहां एक टॉपिक था कि उभयधर्मिता, कि जो एंजाइम है वो अलग अलग अम्लीय से भी क्रिया कर सकते हैं, क्षार से भी क्रिया कर सकते हैं। तो अम्ल से क्षार से क्रिया करेंगे तो कैरेक्टर क्या कहलाता है, उभयधर्मिता कहलाता है। तो अलग अलग पीएच होगा, तो जो एंजाइम है उसके अलग अलग पीएच, लेकिन वहां बता रखा था कि अगर पीएच का मान कितना हो, 4 से 8 के मध्य हो, तो वो ज्यादा क्या होंगे, सक्रिय होंगे। तो आपको मैंने कुछ एग्जांपल दिखा रखे हैं, वो रीड कर लेना वहां पर। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये जैव अणु पाठ, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, काफी लंबा पाठ था, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, लिपिड पढ़ा, अमीनो अम्ल पढ़ा, प्रोटीन पढ़ा, फिर आए न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और आरएनए, फिर हमने पढ़े एंजाइम, और आज हमने पढ़ी एंजाइम की क्रिया विधि, जिसमें 2 इंपोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हमने पढ़ा एंजाइम के लॉक एंड की थ्योरी, और पढ़ा प्रेरक आसंजन सिद्धांत, एक्टिवेशन एनर्जी, और अभिक्रिया एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक। एक टॉपिक और है एंजाइम निरोधक। कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो क्या काम करते हैं, अभिक्रिया के वेग को घटाते हैं, जैसे ऑक्सैलिक एसिड है, वो अभिक्रिया के वेग को घटा देता है। तो ये रीडिंग करने की चीजें आप रीडिंग करना। कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और वैसे कोई पर्टिकुलर समस्या हो तो 3-4 टॉपिक्स लेके आप स्कूल में समझने भी आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नया लेसन शुरू करेंगे जिसका नाम है सेल साइकिल। धन्यवाद।